हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूड टेक ऑनलाइन। हम आज आपके यूपीएसएसएससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य जो आपका एग्जामिनेशन है उसके ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज लगाने वाले हैं। इस सेट के अंदर हम टोटल 25 एमसीक्यूज लगाएंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी मेजर ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, भले ही वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फिर फैट हो, सबको अच्छे से कवर किया जाएगा। और आज की लेक्चर की खास बात यह है कि आज सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर हिंदी में दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन है ए आंत, बी पेट, सी यकृत और डी अग्नाशय। अब हम सबको बताएं, अगर हमारे शरीर को उसी समय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का रूप यानी ग्लूकोज होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया है वो कहाँ की जाती है, वह हमारी होती है लीवर के अंदर, जिसे हम यकृत कहते हैं। ठीक है, और जब हम ग्लाइकोजन में इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका संग्रहण भी मुख्य रूप से तीन जगह पे किया जाता है। एक तो हमारा यकृत होता है, दूसरा हमारी मांसपेशियां होती है और तीसरी हमारी स्केलेटन मसल्स होती है। तो इन तीनों के अंदर मुख्य रूप से हमारा ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। ना ही इसका आंत यानी इंटेस्टाइन होगा, ना ही बी पेट यानी स्टमक होगा, सी यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं वही इसका सही आंसर होगा, और पेनक्रियाज यानी अग्नाशय भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हरित लवक में कौन सा खनिज पाया जाता है। अब हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया होती है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे जो प्लांट्स हैं या फिर जो भी हमारे अलग अलग पौधे या पेड़ हैं उनके अंदर ये जो क्लोरोफिल है या फिर हरित लवक है ये मौजूद नहीं होगा तो वह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और अपना जो भी न्यूट्रिशन है या फिर पोषण है वो पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे। तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर भी जो मिनरल सबसे अधिक मात्रा में मिलता है हमें वो होता है मैग्नीशियम। और जो मैग्नीशियम खनिज है इसी की मदद से क्लोरोफिल के अंदर जो भी हमारा प्रकाश से आने वाली जो भी ऊर्जा है, जो भी लाइट एनर्जी है, उसको हम केमिकल एनर्जी या फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल पाते हैं या कन्वर्ट कर पाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, जो कि हमारा हरित लवक का एक मुख्य मिनरल है या खनिज होता है। आगे बढ़ें, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, जिसको हम रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से हमारे नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जिसे मैं कह दूं रतौंधी की बीमारी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए के और कौन से मुख्य स्रोत हैं उनमें आ जाएंगे हमारे दुग्ध एवं दूध पदार्थ, मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद में हमारे जो भी अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। तो ये मुख्य हमारे विटामिन ए के सोर्सेज हो जाते हैं। और गाजर में भी सबसे ज्यादा मात्रा में हमारा विटामिन ए पाया जाता है। जो अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस उपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको अगर हम उसके एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सर्वाधिक ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अगर इसको हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं या उपाचयी प्रक्रम की मदद से इसकी एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुल मिला के 4.1, कई जगह पे सिर्फ 4.0 भी लिखा होता है, लेकिन 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें ऊर्जा इससे देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं वसा की बात करें तो इससे 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें ऊर्जा देखने को मिलती है। इस किलो कैलोरी पर ग्राम को हम सीधा बड़े सी से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि होता है एक फूड कैलोरी। ठीक है, देन हमारे पास आएगा प्रोटीन। प्रोटीन से हमें जो अमाउंट देखने को मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही होता है, वो भी 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा होती है। और खनिज जिनका मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने में कोई हमारा रोल नहीं होता, ये हमारा एज अ स्ट्रक्चर यानी अलग अलग शरीर के अंगों को बनाने, उसकी ग्रोथ यानी वृद्धि और
प्रॉपर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें से आप देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सबसे सही आंसर जो है, यानी वसा ही या फिर फैट और लिपिड ही वह पोषक तत्व है जो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है जब वह अपने उपाचय प्रक्रम से गुजरता है। नेक्स्ट आएगा भोजन का मुख्य प्रमुख घटक है। तो जो भी हम भोजन लेते हैं ना, उसके मुख्य प्रमुख घटक के रूप में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। किसी भी भोजन का जो सर्वाधिक हिस्सा होता है, आमतौर पे जो हम बैलेंस डाइट की बात करें तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इधर देखें तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है और सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार हमें अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। जैसे फलों में हमें फ्रुक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। जो भी हम जैसे अनाज खाते हैं जिसमें आता है हमारे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उन सब के अंदर हमें स्टार्च के रूप में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। वहीं अगर सेल्यूलोज की बात करें तो मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं अलग अलग वीडियो में कि जो सेल्यूलोज होता है वो एक डाइटरी फाइबर होता है, यानी ये हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, इसका पाचन तो नहीं होता, लेकिन ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह, यानी हमारे जो भी टॉक्सिन्स है शरीर के अंदर अलग अलग, उनको एब्सॉर्ब करके हमारे शरीर को एक तरह से साफ रखता है, हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ को, बाकी हमारा जो भी पाचन तंत्र है उसकी सेहत को दुरुस्त बनाए रखता है। नाउ किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अगर हम विटामिन ई की बात करें तो इसी को हम कहते हैं सौंदर्य विटामिन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, जो भी हमारा शरीर में या फिर चेहरे के ऊपर जो भी डेड सेल होती है या फिर मृत कोशिकाएं होती है उनको हटा देती है, या फिर जो भी हमारे क्षतिग्रस्त उत्तक या फिर डैमेज टिश्यू होते हैं उनको भी या तो हील कर देती है, उनका उपचार कर देती है, या फिर उन्हें हमारे जो शरीर के विभिन्न स्किन के पार्ट्स हैं उनके ऊपर से हटा देती है, जिसकी मदद से हमारा जो शरीर के जो स्किन है या फिर फेस है वो बहुत ज्यादा ही सुंदर दिखता है, ग्लोइंग दिखता है, उस पर कोई भी दाग धब्बे हमें देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और इसके जो उत्तकों का उपचार है उस क्षमता के कारण हम सौंदर्य विटामिन कहते हैं। और आपने कई सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनके ऊपर लिखा हुआ भी देखा होगा कि इसमें अधिक मात्रा में विटामिन ई है, या फिर कई महिलाओं को आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स लेते हुए भी देखा होगा। तो उस सब का कारण यही है कि ये हमारा जो डैमेज उत्तक या फिर जो हमारे क्षतिग्रस्त टिश्यूज होते हैं उनको या तो हील करता है या फिर हटा देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा टोकोफेरोल। वहीं अगर विटामिन ए की बात कर ले तो इसको मैंने आपको बता दिया, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रेटिनोल होता है। ये रतौंधी के उपचार या फिर रतौंधी को प्रिवेंट करने के काम आता है। देन विटामिन सी का जो नाम होगा वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और ये स्कर्वी नामक डिजीज को रोकने में काम आता है। अगर इसका हमारे पास कमी हो जाती है शरीर में तो हमें स्कर्वी जैसी बीमारी देखने को मिलती है। देन विटामिन के की अगर बात करें तो इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा फाइलोक्विनोन। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे हम आमतौर पे क्विनोन भी कह देते हैं। अगला सवाल आ जाएगा, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो देखो, वह यौगिकों का समूह जिसे हम सहायक आहार कहते हैं उसमें दो हमारे मुख्य पोषक तत्व आते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारे विटामिन, और दूसरा हमारे होते हैं वो होते हैं मिनरल। अब इनको सहायक आहार यानी एसेसरी न्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। दरअसल जब साइंटिस्ट ने शुरुआत में ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर मानव पोषण की जो स्टडी करनी शुरू की, तब वह विटामिन और मिनरल्स को मानते थे कि ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे जो भी फूड है उनके अंदर मौजूद है, तो इन्हें वह सहायक आहार कह देते थे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी तो उन्हें पता लगा कि इनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कितना अधिक इनका रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में। ये हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों में काम आते हैं। तो इस वजह से बाद में इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाने लगा, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आने लगे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखना चाहे तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। विटामिन जो होते हैं वो हमारे सहायक आहार या फिर एसेसरी
न्यूट्रिएंट में आते हैं, एसेसरी फूड भी जिसे हम कह देते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है? हमारे जो ऑप्शंस है वो है केल्विन चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, टीसीए चक्र और पेंटोफॉस्फेट मार्ग। अब देखते हैं, जब हमने हमारा मानव पोषण का जो कोर्स है जो आपको ऐप पे मिल रहा है, उसके अंदर भी जब हमने हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और हमारा जो फैट है, इन तीनों का जब हमने पाचन तंत्र और उपाच्य प्रक्रम देखा था, तब हमें एक चीज कॉमन मिली थी। क्या कॉमन मिली थी? कि जो हमारा प्रोटीन था वो कन्वर्ट हो रहा था हमारा अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल के अंदर, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड है ये बाद में बना रहे थे हमारे को एसिटाइल या फिर को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। ये यहां तक की प्रोसेस थी। वहीं अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो थे वो हमारे ग्लाइकोलाइसिस की मदद से किस में टूट रहे थे? पाइरुवेट में टूट रहे थे। और ये जो पाइरुवेट था ये हमारा वापस टूट रहा था को एंजाइम ए में या एसिटाइल को एंजाइम में, ठीक है। देन और जब हम हमारे वसा या फिर फैट की बात कर रहे थे तो ये बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से फाइनली किस में चेंज हो रहे थे? और फैट में भी दो थे, ट्राइग्लिसराइड्स और दूसरे हमारे फैटी एसिड थे। तो जो फैटी एसिड्स थे फैट में भी या फिर लिपिड्स में जिसको मैं कहूँ, जो हमारे लिपिड्स में या फिर वसा में जो फैटी एसिड थे वो बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से किस में टूट रहे थे? कोएंजाइम ए में, ठीक है। और यहां से ये जो अभिक्रिया थी ये जा रही थी टीसीए साइकिल के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्रैब साइकिल भी कह देते हैं, ठीक है। और ये जो क्रैब साइकिल है इसको हम एक और नाम से जानते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी सिट्रिक अम्ल साइकिल, ठीक है। तो इस चक्र के बाद से क्या हो रहा था? सारे किस में कन्वर्ट हो रहे थे? सबसे पहले NADH और FADH2 में, और ये जो NADH FADH2 थे ये आगे जा रहे थे ETP में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, ETC साइकिल में। और ETC साइकिल से होते हुए ये कन्वर्ट हो रहे थे ATP में, जो कि हमारा जो शरीर जिस फॉर्म में ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊर्जा को खर्च करता है, वो क्या होती है? ATP होती है। तो इस हिसाब से ये जो तीनों हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल थे ये ऑक्सीकरण के लिए सामान्य मार्ग से जा रहे थे, और वह सामान्य मार्ग हमारा था TCA साइकिल। यहां से आपको अब पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, TCA साइकिल। TCA साइकिल से होते हुए जिसे हम क्रैब साइकिल कहते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ये बाद में किस में कन्वर्ट हो रहे थे? हमारे NADH और FADH2 में। वहां से आगे जाते हैं ETC में, और ETC यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए ये हमारे फाइनली ATP बना देते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आ जाएगा, कौन सा अणु 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA चक्र में 4 कार्बन ऑक्सोलेट के साथ संयोजित होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर आपको ये TCA साइकिल कभी याद नहीं आया और आपको समझ नहीं आए कि कौन सा होगा, तो आप इसमें अगर ऑप्शन से देखते तो भी हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम नहीं आता, क्योंकि जो TCA साइकिल है उसका एंड प्रोडक्ट हमारा होता है, या फिर जो अंतिम जो उसका हमें उत्पाद मिलता है वो हमारा NADH2 और FADH होता है, ठीक है। और वहीं ATP तो क्या होता है, TCA साइकिल से बनता ही नहीं, उसके बाद तो ये ETC में भी जाता है, ठीक है, आगे जाके। तो ये भी ऑप्शन क्या होता है? एलिमिनेट होता है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है ऑप्शन। और वहीं ऑप्शन से देखते तो लैक्टिक एसिड तो शुरुआत में ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, TCA साइकिल हमारा शुरू होता है जब पाइरुवेट आता है। पाइरुवेट क्या होता है? ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस में बनता है। वहीं अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस है, ऑक्सीजन हमारे पास है ही नहीं एनवायरनमेंट में, तो वहां शुरुआत में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की शुरुआत में ही, दूसरे स्टेप में ही हमारे को क्या मिल जाता? फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से सीधा लैक्टिक एसिड मिल जाता। तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके इस आंसर को निकाल सकते थे कि सही उत्तर इसका होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। और अब तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आपको याद भी रहेगा कि जो कार्बन ऑक्सीलेट के 4 जो हमारे कार्बन होते हैं उनके साथ में संयोजित होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए ही 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA साइकिल से होके गुजरता है।
अगला सवाल फिर से हमारा टीसीएस साइकिल पे ऊपर ही। अब आप समझ सकते हैं कि टीसीएस साइकिल कितना महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। अगर आप में से किसी में अभी तक टीसीएस साइकिल नहीं पढ़ा है अपनी तैयारी के अंदर, तो सिर्फ 2 मिनट का कोई भी वीडियो देख के आप इसे समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि टीसीएस साइकिल क्यों क्या होता है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भूमिका रोल प्ले करता है, क्योंकि ये तीनों में काम आता है। प्रोटीन का जब आप उपचय प्रक्रम पढ़ोगे तब भी आ रहा है, वसा के उपचय प्रक्रम में भी ये आ रहा है, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी तीनों जो मुख्य हमारे पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उन तीनों का जो उपचय प्रक्रम या मेटाबॉलिक हमारा पाथवे है उसके अंदर ये आ रहा है। तो इसको एक बार आप देख लेना, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने देखते ही इसका उत्तर बता दिया होगा कि वह कौन सा एंजाइम है जो कि टीसीएस साइकिल या क्रेब्स साइकिल या जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेज। अगला सवाल है कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के का मैंने आपको नाम बता ही दिया था, फिनाइल क्विनोन है। और ये जो हमारा रुधिर है उसका थक्का जमने यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही मुख्य विटामिन के रूप में देखने को मिलता है। इसकी कमी से कई बार अधिक खून बहने के कारण व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर किसी में विटामिन के की कमी है और उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमें ये केस देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम विटामिन बी यानी इसकी बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन बी1 होता है उसकी कमी से हमें बेरी बेरी देखने को मिलता है। और इसके अलावा विटामिन बी की कमी से जो मुख्य रोग होते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड रोग होते हैं वो ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का मैंने नाम आपको बता ही दिया है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और उसकी कमी से हमें स्कर्वी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे दांतों के और मसूड़ों के और मसल्स के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यानी रक्त प्रवाह मतलब देखने को मिलता है, खून बहने लगता है उस जगह से। और जो ये विटामिन है वो तो तीसरी बार आ रहा है आपके ऑप्शन में। इसका क्या होता है, रतौंधी होता है, रेटिनॉल होता है। रतौंधी को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके रोग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अगला आ जाएगा स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो अभी हम 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, देखते ही पता लग गया होगा इसका उत्तर क्या होगा। विटामिन सी इसका उत्तर होगा। स्कर्वी में क्या होता है, हमारे मसूड़े और जो दांत है इनकी जो मसल्स हैं ये कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो माउथ का एरिया है, जो हमारा मुंह का जो हिस्सा है आगे वाला मसूड़ों वाला, वहां से हमें सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है और बहुत अधिक हमारा रक्त या फिर खून निकलने लग जाता है, बहने लग जाता है। ठीक है, तो ये स्कर्वी में होता है और इसके विटामिन सी की कमी से हमें देखने को मिलता है। अगला आ जाएगा शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है, यानी कौन सा ऐसा वर्ग है शुगर कार्बोहाइड्रेट का जिसको हम नॉन शुगर कहते हैं। तो जो हमारे नॉन शुगर होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स। ये अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी डिटेल में देखा था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारे शर्करा होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर्स कह देते हैं, और दूसरे हमारे अशर्करा होते हैं जिसे हम नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। जो भी हमारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे शर्करा में आते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं स्वीट टेस्ट देते हैं, मतलब मुंह में मीठापन का स्वाद देते हैं, मिठास देते हैं। वहीं जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन होती है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमें स्वीट टेस्ट नहीं देता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने के काम आते हैं। जैसे स्टार्च हो गया जो हमारा आटे में होता है अब या फिर गेहूं में होता है। ठीक है, तो गेहूं वाला जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुख्य रूप से स्टार्च होता है, जो कि उसके अंदर कोई स्वीटनेस नहीं होती है, इस वजह से हम उसे अशर्करा में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि डाइसैकेराइड पार्ट तो ओलिगोसैकेराइड्स का ही होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें शर्करा का वर्ग की जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी जो कि सबसे सरल हम कह सकते हैं फॉर्म होती है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की, वो मोनोसैकेराइड्स होती है। इसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। डाइसैकेराइड को जब हम तोड़ेंगे, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मोनोसैकेराइड मिल जाता है और मोनोसैकेराइड से ज्यादा हम उसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए, मुख्य एग्जाम्पल में हमारे आएंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, ये मुख्य मोनोसैकेराइड्स होता है।
आगे बढ़े, प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो प्रोटीन था ये एक हमारा सिंपल सा हम कह सकते हैं याद रखने वाला या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फंक ने, यानी डॉक्टर फंक ने हमारे सबसे पहले प्रोटीन की खोज की थी। अगला आ जाएगा, मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में बना प्रोटीन किस में बदला जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। तो मान लो अगर हमने बहुत अधिक मात्रा में अमीनो एसिड्स को कंज्यूम कर लिया और हमारे शरीर को इतने ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, तो वह जो अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें पहले अमोनिया में बदला जाता है, और ये जो अमोनिया होता है इसको हमारे लीवर की मदद से यूरिया में फाइनली बदल दिया जाता है। और ये जो यूरिया होता है वो हमारे यूरिन यानी जो हमारा पेशाब होता है उसके अंदर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये अमोनिया बहुत अधिक समय तक हमारे शरीर में रहा तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, वसा के निम्न में से कौन से रूप को उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है? हमारे जो ऑप्शंस है वो है ट्राइग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड वैक्स। तो अगर इसमें से हम बात करें तो जो उदासीन वसा है या जिसे हम न्यूट्रल फैट भी कहते हैं वो हम कहते हैं ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड को। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड होता है उसके अंदर हमें कोई भी क्षारीय या अम्लीय ग्रुप नहीं देखने को मिलता है इसके साथ में, इसके स्ट्रक्चर के अंदर। इसका जो हमारा केमिकल या रासायनिक सूत्र होता है उसके अंदर ना ही हमें कोई क्षारीय ग्रुप देखने को मिलता है यानी बेसिक ग्रुप देखने को मिलता है, और ना ही कोई अम्लीय ग्रुप हमें देखने को मिलता है। इसकी के कारण इसका जो नेचर होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो हमारे वसा के उदासीन रूप होता है, और ये हमारे सिंपल फॉर्म ऑफ फैट है, यानी वसा का सबसे सरल रूप भी हमारे ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अगला सवाल है, कौन से विटामिन मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन ई। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन बी हमारे शरीर में क्यों संग्रहित नहीं होते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है और बाकी तीनों वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने विटामिन का कई बार देखा था पिछले वीडियोज में कि विटामिन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो ए, डी, ई और के होते हैं वो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं या फिर फैट सोल्यूबल होते हैं। वहीं विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इस वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन बी होता है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है बॉडी से, क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल होता है तो ये इजीली हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं जो विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई होते हैं ये क्योंकि हमारे फैट में सोल्यूबल होते हैं तो ये हमारे शरीर में फैट की स्टोरेज फॉर्म में ही स्टोर हो जाते हैं इस वजह से। अगला सवाल आ जाएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो हमारा विटामिन बी 12 होता है इसका जो हमारा वैज्ञानिक नाम भी आपको बताया तो भी आप इसका उत्तर देते थे। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कोबला अमीन, यानी कि ये कोबाल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कोबाल्ट जो हमारा खनिज होता है वह इसका एक मुख्य घटक होता है। अगला आ जाएगा, एलडीएल क्या है? तो हम सबको पता है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसका हम दो प्रकार मानते हैं। ठीक है, पहला तो होता है हमारा एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दूसरा होता है हमारा एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें जो एचडीएल होता है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है और ये हमारे शरीर में एक प्रॉपर मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। वहीं जो एलडीएल होता है जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, अगर इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है तो ये बहुत सारी बीमारियां क्रोज करता है। जैसे ये हमारे हार्ट है या फिर जो हृदय के अंदर जो हमारी मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण ये हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक है, तो एलडीएल को हम दूसरे नाम से जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से। तो आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वहां पे आपको कहना है एलडीएल और एचडीएल। तो इन ऑप्शंस को तो देख के आपको पता लगी गया होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आ जाएगा, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? जो भी हमारा कोई भी एंजाइम होता है उसके हम दो भाग कर सकते हैं। कोई भी एंजाइम है जैसे, ठीक है,
उसके दो हम भाग कर सकते हैं। पहला तो होता है हमारा एपो एंजाइम, उसके भाग का नाम होता है, ठीक है। और दूसरा भाग हमारा होता है सहकारक। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो हमारा एपो एंजाइम होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन युक्त भाग होता है। ये जो होता है प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये हमारी बहुत सारी जो उत्प्रेरक क्रियाएं होती है उनमें भाग लेता है। वहीं जो सहकारक होता है ये हमारा जो गैर प्रोटीन भाग होता है एक तरह से किसी भी एंजाइम का, जिसमें भले ही हमारे लिपिड्स हो सकते हैं, कार्ब्स हो सकते हैं, कोई और पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो हम एंजाइम को भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया एपो एंजाइम जो प्रोटीन युक्त है, और सहकारक जो गैर प्रोटीन भाग होता है। और ये भी कई सारे एंजाइम्स को में उनकी उत्प्रेरक क्रिया को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो हमारे ऑप्शन है उनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपो एंजाइम। अगला आ जाएगा गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है? तो जो गाजर होता है उसका रंग जो होता है वो कैरेटीन के कारण हमारा नारंगी होता है। कैरेटीन हमारा एक रंग देने वाला पिगमेंट होता है। और यही मैं बता दूं, जो हमारा दूध होता है कई बार उसका भी पूछा जाता है पीला रंग किस वजह से होता है, तो उसमें भी मुख्य भूमिका हमारे कैरेटीन जो पिगमेंट है या रंग देने वाला एक तरह का रसायन है उसकी होती है। अगला देखें, सूर्य की किरणों में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो जो सूर्य होता है उसकी किरणों से हम बचपन से पढ़ते आए कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन डी, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी का कार्य क्या होता है? विटामिन डी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारा जो कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारे खनिज है उनका संरक्षण करना, उनको जो है डिपॉजिट करना हमारे जो हड्डियां हैं उनके अंदर शरीर के अलग अलग, जिससे हमारी हड्डियों को ताकत मिले और वह अपने हमारे शरीर को एक संतुलित ढांचा प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस का एक तरह से डिपॉजिट करना हमारी बोन्स के अंदर, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमारे को? विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं रिकेट्स। ये भी हम शुरुआत से पढ़ते हैं अब, ठीक है। और तीसरा इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो मैंने बता दिया, क्या है? कैल्सीफेरोल। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ना ही हमारा चावल होगा, ना ही गेहूं होगा, और ना ही सोयाबीन होगा। दूध, जिसको हम एक तरह से बैलेंस डाइट या फिर जो संतुलित आहार है उसका एक मुख्य हम एग्जाम्पल भी मानते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लगभग सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, अनिवार्य अमीनो एसिड है, वो प्रेजेंट होते हैं। अब एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। 10 ही हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं और 10 ही एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब ये है, या फिर अनिवार्य का मतलब ये है, जिनको हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती, अपने अंदर खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमें हमारी जो डाइट है, भोजन है, उसकी मदद से ही उन अमीनो एसिड्स को लेना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी की जो संतुलन है वो बना रहे, हमारी बॉडी जो है हेल्दी बनी रहे, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनमें कौन कौन से आते हैं, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वो थी टीवी मिल पाथ। टीवी मिल, एक मिनट में दोबारा लिख लेता हूं। टीवी मिल और पाथ। तो इस ट्रिक से हमने सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड याद किए थे। टी से था हमारा ट्रिप्टोफान, वी से था वेलिन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फिनाइल एलेनिन, ए से एलेनिन, टी से ट्रिप्टोफान और थ्रेओनिन, देन एच से हिस्टिडीन। ये हमारे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड थे, ठीक है। और बाकी जो बच जाते हैं वो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाते हैं। ये क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है, इनमें से बताइए कौन सा एक अनिवार्य अमीनो अम्ल है या एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो उधर आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। अगला आ जाएगा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी से बनता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसी के ऊपर हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं सनलाइट के या फिर सूर्य ऊर्जा के, वो होते हैं जिनकी मदद से हमारे स्किन के थ्रू ही हम विटामिन डी को बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत ही
मुश्किल उपाचयन प्रक्रिया के थ्रू या उपाचयन पाथवे के थ्रू नहीं जाना पड़ता, ये आसानी से बन जाता है। बाकी सबको देखें तो इन सब के लिए हमें कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू जाना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। इसकी डिटेल अभी हमने देख ली थी। तो दिस इज अबाउट टुडे, दीज आर द 25 क्वेश्चंस। हमने कोशिश की कि आज इस सेशन को हिंदी में रखा जाए, खासकर यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। और आज हमने इनमें देखे 25 मुख्य क्वेश्चन या थे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो भी हमने समझने की कोशिश की। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद सच एन इंफॉर्मेटिव कंटेंट। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट सबसे तेज चाहिए तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे जो फूडटेक ऑनलाइन ऐप है उसे भी विजिट करें। वहां पे आपको और ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे फ्री में, MCQs, जो प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी अगर आपको तुरंत अपडेट चाहिए कि कब क्या अपडेट आ रहा है इस चैनल पे और कौन सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही है, तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, आई एम यश एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।